स्टूडेंट, राज टेक्निकल के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर तथा अपरेंट पावर के बारे में। आज हम लोग उसके आगे कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने नेक्स्ट इससे पिछले जो टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि RLC जो परिपथ था, RLC परिपथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि R, L और C, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था कि इन परिपथों में हम लोगों ने देखा था कि प्रतिरोध, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, जो भी ये तीनों पैरामीटर्स थे या तीन जो एलिमेंट्स थे, वो कुछ सीरीज क्रम में जुड़े हुए थे। तो इस क्रम में हम लोगों ने देखा था कि इस परिपथ में अगर हम लोगों को इम्पीडेंस निकालना था तो हम लोगों को फार्मूला कुछ ऐसे मिला हुआ था, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये जो तीनों जो पैरामीटर्स थे या तीनों जो एलिमेंट थे R, L और C, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे। तो श्रेणी क्रम के जो एलिमेंट्स थे इनको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक सीधा सीधा हम लोगों को कुछ ऐसे फार्मूला मिल रहा था। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर यही जो एलिमेंट्स हैं अगर श्रेणी में ना हो करके अगर पैरेलल में मिले, समांतर में मिले, तो उन परिपथों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें RLC परिपथों को देखना है कि श्रेणी में ना हो करके अगर समांतर क्रम में जुड़े तो हम लोग इन परिपथों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, जो पैरेलल परिपथ होता है, जो समांतर जो परिपथ होता है, याद रखिएगा, जो समांतर परिपथ होते हैं उनको सॉल्व करने की मुख्यतः तीन विधियां होती हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं कि जो पैरेलल सर्किट होती है, जो समांतर परिपथ होता है, उसको सॉल्व करने की मुख्यतः तीन विधियां होती हैं। जो इसमें सबसे फर्स्ट विधि होती है जिसको हम लोग सदिश आरेख विधि, सदिश आरेख विधि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फेजर मेथड। दूसरी जो विधि होती है एडमिटेंस मेथड, जिसको हम लोग प्रवेश्यता विधि, या एडमिटेंस मेथड भी कहते हैं। और तीसरी जो विधि होती है हमारी, थर्ड विधि जो होती है, दोनों को मिलाकर के हम लोग यूज करते हैं और इसलिए हम लोग तीसरी जो विधि होती है इसको हम लोग बोलते हैं, विधि होती है दोनों को मिला देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स मेथड या सम्मिश्र विधि। सम्मिश्र विधि याद रखें स्टूडेंट, ये तीन समांतर परिपथों को हल करने की तीन विधियां होती हैं, एक सदिश आरेख विधि, एक प्रवेश्यता विधि और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स मेथड। ध्यान देंगे स्टूडेंट, जो सदिश आरेख विधि होता है, याद रखिएगा, जो सदिश आरेख विधि होता है, इस विधि के अंतर्गत ध्यान देंगे हम लोग केवल जैसे जो भी पैरेलल परिपथ बनता है, अगर उसमें दो पैरेलल परिपथ बने हों तो उनको हम लोग केवल इससे सॉल्व करेंगे। अगर दो से ज़्यादा परिपथ बनते हैं तो हम लोग इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आगे हम लोग ध्यान देंगे, जो प्रवेश्यता विधि होती है, जो एडमिटेंस मेथड होती है, इस विधि के द्वारा हम लोग चाहे वो कितनी भी परिपथ क्यों न बना हो, आप उसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और जब दोनों को मिलाते हैं तो बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स विधि। तो हम लोग आइए स्टूडेंट एक एक को हम लोग बारी बारी से अध्ययन इसको करते हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट, सबसे पहली जो विधि है, सबसे पहली विधि है आपका सदिश आरेख विधि। सदिश आरेख विधि, जिसको हम लोग फेजर मेथड भी कहते हैं। अब इसमें हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे। सपोज करिए हमारे पास जो पैरेलल परिपथ है कुछ ऐसे बना हुआ, ध्यान देंगे, एक R ऐसे लगा हुआ है और एक हमारा L ऐसे बना हुआ है, और इसके साथ जो पैरेलल एलिमेंट है, एक R ऐसे बना हुआ है, दूसरा आपका L ऐसे बना हुआ है। L1 आप कह लीजिए, यहाँ पे L2, R1 हो
और ऐसे हमारा एलिमेंट ऐसे बना हुआ है। इस तरह से हमारे पास एक पैरेलल परिपथ है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, और यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपका V दिया हुआ है, और यहाँ पे टोटल करंट है हमारी, ध्यान दीजिएगा इसमें। सपोज करिए अगर एक एक सर्किट रहता था तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेते, जेड निकाल के आई निकाल लेते। लेकिन अगर हमारे पास अगर कुछ ऐसे पैरेलल परिपथ बना हुआ है तो इस परिपथ को कैसे हम लोग सॉल्व करें, तो एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को आप लोग ध्यान से बारीकी से आप समझिएगा कि किस किस टर्म से हम लोग कैसे कैसे जाते हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज करिए हमारे पास कुछ इस तरह से परिपथ है, तो इस परिपथ में हम लोग करते क्या है, इस वाले टर्म को हम लोग मान लेते हैं ये है आपकी शाखा नंबर 1, तो ये आपकी हो जाएगी शाखा नंबर 2। दोनों को हम लोग ध्यान देंगे। जैसे अब इधर ध्यान देंगे हम लोग शाखा नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा, शाखा नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस वाले को हम लोग लेके चल रहे हैं। देखिए इस शाखा नंबर 1 में प्रतिरोध R1 है, इंडक्टेंस L1 है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे इधर। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, अगर इस परिपथ में अगर हम लोग देखें R1 और L1 वाले परिपथ में देखें, इस परिपथ में हम लोग Z1 फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर ये दो एलिमेंट्स रेडी क्रम में जुड़ते हैं तो इसका हमने आपको फार्मूला बताया था, इस परिपथ का Z बराबर होगा अंडर रूट में, आप पढ़े हो R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो जब उस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो उसके आधार पर Z1 बराबर क्या होगा, अंडर रूट में आप कह सकते हो R1 का स्क्वायर प्लस XL1 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। सेम उसी तरह से अगर आपको Z1 पता है तो आप I1 भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि I1 इक्वल टू क्या होता है, V1 बटा Z1। और यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट, अगर यह सर्किट अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो V1 के जगह पे क्या होगा, ये हमारा V होगा। ठीक है, सेम वैसे ही अगर आपको Z1 पता है, I1 पता है, आप पढ़े हो cos थीटा या cos phi1 बराबर, आप पढ़े हो cos थीटा बराबर होता है R बटा Z, तो इस आधार पे होगा आपका R1 बटा Z1। और आप इस तरह से फाइंड आउट भी कर सकते हो, तब phi1 बराबर, तब आप कह सकते हो phi1 बराबर cos इनवर्स R1 बटा Z1, ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली शाखा में आप Z1 निकाले, I1 निकाल सकते हो, आप cos phi1 भी निकाल सकते हो, आएगा आपका R1 बटा Z1, तो phi1 बराबर आएगा cos इनवर्स R1 बटा Z1। ये शाखा नंबर 1 के लिए। सेम उसी तरह से हम लोग चाहेंगे तो शाखा नंबर 2 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, शाखा नंबर 2 के लिए अगर निकालना चाहें तो शाखा नंबर 2 में हम लोग कह सकते हैं उसी तरह से Z2 बराबर तब क्या होगा, आप कहोगे अंडर रूट में R2 का वर्ग प्लस XL2 का वर्ग, क्योंकि L है यहाँ। सेम उसी तरह से अगर I2 निकालना हो तो I2 बराबर आप कहोगे I इक्वल टू होता है V बटा Z बराबर Z2। आप उसी तरह से कहोगे cos phi2 बराबर, आप कहोगे cos phi बराबर होता है R2 बटा Z2, आप कहोगे cos phi2 बराबर तब तो कहोगे आप cos इनवर्स R2 बटा Z2। आप ये भी डिफाइन कर लो, कोण डिफाइन कर लो। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आप इस तरह से अलग अलग शाखाओं में आप phi1 और phi2 डिसाइड आपने कर लिया। अब देखिएगा, अब फेजर मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं या फेजर मेथड पढ़ रहे हैं, तो जब फेजर मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत आसानी से फेजर विधि लगाएं। देखिए कैसे लगेगा, देखिए इस वाले के लिए अगर फेजर लगाना हो तो आप कहोगे इस वाले परिपथ में आप कहोगे शाखा नंबर 1 में, आप ध्यान दीजिए मैं अलग अलग बना करके दोनों को जोड़ूंगा। देखिए शाखा नंबर 1 में अगर मैं आपसे कहूं कि ये धारा जो I1 है और इसका जो वोल्टेज V है, इसके साथ कितने कोण पर आगे है या पीछे, मैंने आपको बताया था अग्रगामी या पश्चिगामी के लिए कि R और L है। इसका मतलब कि अगर RL परिपथ है तो आप लोग पीछे रिपीट करिएगा एक बार कि RL परिपथ में आपने देखा था कि इस परिपथ में धारा वोल्टेज से पश्चिगामी होती है, पीछे होती है,
और कोण की बात करें कितना कोण पीछे होगी, आपने यहाँ कोण निकाल लिया हुआ है φ1 कोण कितना है, तो cos इनवर्स R1 बटा Z1, यानी इतना कोण पश्चगामी हो रही है। तो आप इसका एक फेजर आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे? आप कहोगे कि पहली शाखा नंबर पहली के लिए, शाखा नंबर 1 के लिए अगर यह सपोज करें अगर यह वोल्टेज V है, इस वोल्टेज में जो धारा हमारी जो I1 है, ये I1 करंट है, कितना कोण पीछे है, तो φ1 कोण पीछे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। देखिए मैंने आपको बताया था कि पीछे कैसे डिसाइड कर, देखिए घड़ी के विपरीत चलिए, देखिए वोल्टेज आगे हो गया, धारा पीछे हो गई, कितना कोण, φ1 कोण पीछे। पहले वाले के लिए शाखा नंबर 1 के लिए आपने ऐसा बना लिया। सेम उसी तरह से शाखा नंबर 2 के लिए भी हम लोग बना सकते हैं फेजर। इसके लिए कैसे बनेगा इसका फेजर, ध्यान देंगे। देखिए इसमें भी तो सेम सर्किट है, एक ही परिपथ है, R है और L है। इसके लिए भी उसी तरह हम लोग बनाएंगे। इस वाले परिपथ में क्या होगा, अगर वोल्टेज V यहाँ है, इस परिपथ की जो धारा I2 होगी, यह भी वोल्टेज से φ2 कोण पीछे ही होगा, आगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह भी RL परिपथ ही है, जैसा ये है वैसा ये भी है। दोनों का आपने फेजर बना दिया। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये दोनों तो अलग अलग है नहीं, एक ही में दोनों है, तो दोनों फेजर को एक साथ क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। तो वोल्टेज को हम लोग एक आधार मानेंगे, रिफरेंस मानेंगे, और इसका फेजर खींच लेंगे। कैसे बनेगा फेजर, देखिए ध्यान से सब लोग। देखिए ये वोल्टेज V है, तो I1 जो करंट है वह यहाँ पे है, और I2 भी, देखिए इसका कोण φ1 है और इसका कोण हमने मान लिया सपोज करें यहाँ से ये पूरा हमारा φ2 कोण है। ये वाला कोण कितना है, φ2 है, और ये वाला कोण हमारा φ1 है, और ये हमारी करंट I2 है। I2 ऐसे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पे हम लोग फेजर विधि को अपनाएंगे। ये तो आपने फेजर एक बना दिया। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग डॉट डॉट करके ऐसे हम लोग बढ़ा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको मिलाकर बढ़ाएंगे, इसको हम लोग डॉट डॉट करके ऐसे हमने ऐसे बना लिया। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इससे पहले वाले मैंने टॉपिक में बात किया था आपसे कि जो I1 करंट है, ध्यान दीजिए, जो ये I1 करंट है, ये जो I1 है, इसके दो घटक निकाले जा सकते हैं। याद करिए मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर कोई इस तरह से रहता है, उसका घटक निकालना, एक इसके समांतर और एक इसके ऐसे रेखा खींचते हैं। तो सेम वही टॉपिक वहां भी लगा कि ये I1 है, अगर सपोज कर अगर यह कोण φ1 है, तो मैंने बताया जिसके साथ कोण लेते हैं वह होता है cos φ1, तो दूसरा वाला क्या हो जाता है sin φ1। तो वही टॉपिक यहाँ लगाएंगे। देखिए इसका इस तरह से, इसका दो घटक, एक घटक तो इधर की ओर होगा यहाँ पे इस तरह से, और दूसरा घटक ऐसे हमारा हो जाएगा इधर की तरफ। तो मैंने आपको बताया, देखिए यह कोण φ1 है, यह कोण φ1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इधर की तरफ वाला क्या होगा, आप कहोगे I1 कोण के साथ है ना, कहोगे आप cos φ1, तो दूसरा वाला जो नीचे की तरफ ये वाला आ रहा है उसका वैल्यू कितना होगा I1 sin φ1, ऐसे हो जाएगा। सेम वैसे ही जो I2 है यहाँ पे, इसके भी दो घटक होंगे, एक घटक ऐसे होगा, दूसरा घटक इधर की तरफ होगा। फिर से वही काम, देखिए इसके साथ ये अकोण कितना है, तो मैंने आपको बताया था कि अकोण कितना था φ2, तो सेम इसी डायरेक्शन में इसमें जुड़ेंगे, एक ही दिशा में है आपका I2 cos φ2। तो नीचे की ओर कितना है, देखिए नीचे की ओर फिर से ये आ गया आपका क्या I2 sin φ2। ऐसे आपने कैलकुलेट कर दिया, आया इस तरह से। देखिए स्टूडेंट इसके आगे देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इसको थोड़ा अलग कर लेता हूं। कैसे, ऐसे समझिए। देखिए अगर मैं कहूं कि x अक्ष पर क्या क्या है, जैसे सपोज करें मैं कैपिटल X दिखा रहा हूं, तो कैपिटल X बराबर क्या है, तो आप कहोगे यही x अक्ष होता है। इसमें क्या क्या है, आप कहोगे I1 cos φ1 प्लस I2 cos φ2 है। सेम उसी तरह से y अक्ष पे क्या है, तो आप y अक्ष पे देखिए ये वाले पे क्या है, कैपिटल Y बराबर क्या है, तो आप कहोगे I1 sin φ1 प्लस I2 sin φ2। तो
तो इस तरह से आपने x अक्ष के घटक और y अक्ष पे घटक आपने प्राप्त कर लिया। तो अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, जब x अक्ष का घटक और y अक्ष का घटक आपको मिल जाता है, तब उस कंडीशन में अगर आपसे पूरा टोटल करंट I पूछा जाए, आप सीधे सीधे आप कहेंगे I बराबर अंडर रूट में x अक्ष का या x घटक का वर्ग प्लस y घटक का वर्ग, और इस तरह से आप सीधा सीधा टोटल करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होती है ऐसे परिपथों में फेजर मेथड के द्वारा टोटल करंट निकालने की। अगर अलग अलग करंट पूछा जाता, आप सीधे सीधे इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर टोटल करंट पूछा जाए, x घटक का वर्ग प्लस y घटक का वर्ग, और इस तरह से आप करके फेजर मेथड के द्वारा आप कोई परिपथ को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा आपको अलग एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार दूसरे आगे जो है कुछ डिफरेंट टाइप के सर्किट को लेकर आगे देखेंगे स्टूडेंट। मैं आपको एक डिफरेंट टाइप का एक परिपथ बना रहा हूँ, उस परिपथ को भी आप थोड़ा सा देखेंगे, ऐसे परिपथों को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, समझिएगा। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक परिपथ है कुछ इस तरह से, सपोज करिए ऐसे है, ये आपका R1 है, ये L1 है, और इधर हमारा ये R2 है, और इधर हमारा एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है जो कि C2 है, और हमारे पास एक सप्लाई वोल्टेज भी है। कुछ ऐसे हमारा परिपथ बना हुआ है। यहाँ टोटल करंट I निकालना है, इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है, और ऐसे हमारा एक परिपथ ऐसे बना हुआ है। ध्यान देंगे स्टूडेंट कि अगर ऐसे परिपथ मिला हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, फेजर मेथड से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक बार फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। ध्यान देंगे, सबसे पहला काम कि हम लोग शाखा नंबर 1 में जाएंगे। तो हमने मान लिया ये पहली शाखा है और ये दूसरी शाखा है, तो शाखा नंबर 1 में फिर से वही काम, पहले Z1 निकालेंगे। Z1 बराबर हमने आपको बताया था फार्मूले में हो जाएगा R1 का वर्ग प्लस XL1 का वर्ग। सेम जब Z1 पता है तो आप I1 कैलकुलेट कर सकते हो, I1 इक्वल टू V बटा Z1, और उसी तरह से आप cos phi1 बराबर होगा आपका R1 बटा Z1, और phi1 बराबर हो जाएगा तब cos इनवर्स R1 बटा Z1। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको पता चल गया। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, जब ये पता है तो पहले मैं इसका अलग डिफरेंट सर्किट, पहले एक अलग सर्किट बना के फिर बाद में जोड़ दूंगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इस सर्किट में ध्यान दीजिए, इस सर्किट में क्या होगा, देखिए ध्यान से, R है और L है, इसका मतलब कि इसमें जो धारा होगी वो phi1 कोण वोल्टेज से पीछे जाएगी, क्योंकि RL परिपथ है और हमने इस पिछले टॉपिक में पढ़ा भी था। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, इसका परिपथ कैसे आप बनाओगे फेजर, आप कहोगे वोल्टेज यहाँ है, इसकी जो करंट जो I1 है यह phi1 कोण वोल्टेज से पीछे हो गई। इस तरह से आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक का बना हमारा। उसी तरह से सेम शाखा नंबर 2 के लिए सेम प्रोसेस जो ये किया गया है, फिर से वही काम, Z2 इक्वल टू अंडर रूट में आप कहोगे R2 का वर्ग, देखिए यहाँ C है ना, आप कहोगे XC2 का वर्ग। सेम वैसे ही I2 इक्वल टू V बटा Z2, और आप कहोगे cos phi2 इक्वल टू R2 बटा Z2, तो आप कहोगे phi2 इक्वल टू cos इनवर्स R2 बटा Z2। ऐसे आप सॉल्व करेंगे। अब इसमें ध्यान देंगे स्टूडेंट कि अब ये जो phi2 कोण है, इसमें जो करंट जो I2 है वह R और C परिपथ है। तो R और C परिपथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इस वाले